तेरी अब चमड़ी उधेड़ देता हूँ। जाओ और मेरा चाबुक लेकर आओ। क्या हुआ पंत? युवराज, आप बीच में मत आइए। लेकिन हुआ क्या है? क्यों मार रहे हो? मैं वो ना बता सकता हूँ और ना आप सुन सकते हैं। युवराज, माफ कीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अनाजी पंत, क्या हुआ है, हमें बताइए। अजी युवराज, आप वहाँ छानबीन कर रहे हैं कि महाराज को किसने जहर दिया, और ये यहाँ कहता है कि युवराज ने जहर दिया। मैंने दवाई लाकर रख दी है व्यवस्था में। मतलब? पकड़ के कैद खाने में रखा है ना जासूस को। एक बार मुंह खोल दिया तो सब पकड़े जाएंगे। किसने खबर दी, किसने पहुंचाई, उसको किसने बताया, उसे कीमत मिली थी क्या खबर देने के लिए, सब कुछ मालूम चल जाएगा। आपकी बदनामी की जड़ तक कौन छुप कर बैठा है पता चल जाएगा। पंत, हमें सच्चाई जाननी ही है। हमें सच्चाई जाननी है। हमें सच्चाई जाननी है। पहले हमें महाराज से मिलाइए, फिर बात करेंगे। महाराज अब ठीक हैं। माँ भवानी की कृपा से उनके संकट अब दूर हो गए हैं। इस विपदा का कारण कौन था? किसने उनके खाने में जहर मिलाया? नाम बताइए, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। उनका नाम जानकर क्या होगा? पहले नाम तो पता चले। अरे बहुत लोगों का नाम है, हमारे युवराज का भी नाम है, फिर उनको जाकर मारोगे? उन्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युवराज पर ऐसा लांछन लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ दीजिए, तुझे मारिए मुझे। छोड़ूंगा ही नहीं अभी। शांत रहिए, शांत रहिए। अगर महाराज को ये सब पता चले तो कैसा लगेगा? पंत, आप तो जानते हैं, पहले भी युवराज को कलंकित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब तो बहुत बड़ा कलंक है। क्यों रे, बताना, तू था वहाँ पे देखने के लिए? वहाँ कोई नहीं था देखने के लिए। फिर भी हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। प्रजा क्रोधित होगी, जवाब मांगेगी और उन्हें पूछना ही चाहिए। छत्रपति हमारे पिताश्री हैं, लेकिन वो पहले आपके सेवक हैं, इसलिए उन पर हुए विष बाधा का जवाब मांगने का और दोषी को सजा देने का प्रजा को पूरा अधिकार है। परंतु फिर भी प्रजा के सामने हम सफाई नहीं देंगे। तुम सामने आ जाओ। तुमने ही कहा था ना इस सब में हमारा हाथ है। गलती हो गई युवराज जी। ये तलवार और ये गर्दन, अगर इस सब में हमारा हाथ है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो तलवार उठाइए और हमारी गर्दन काट दीजिए। परंतु पीठ पीछे बात मत कीजिए। युवराज, ऐसा मत कहिए। अब हमसे ये सारी बातें सही नहीं जाती। प्रजा को सच झूठ का पता होता है, वो सब कुछ जानती है। नीराजी चाचा, कुछ लोग समझ में आने के बावजूद भी अनजानों जैसा बर्ताव करते, उसका गुस्सा आता है। युवराज, अंदर चलिए। एक बात सब लोग ध्यान में रखिए, ये अफवाह कहां से फैलाई गई है, हम इसकी जड़ तक जरूर जाएंगे। अब आप लोग किले पर भीड़ मत कीजिए, जाइए। चलिए, गरम गरम पानी रख दिया है, सब कुछ रख दिया है। अब आप जल्दी से नहा लीजिए तो सारी थकावट निकल जाएगी। धरा भुआ, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम 2 दिनों तक सोते ही रहे, उठे ही नहीं। वहां पर तो हमें नींद ही नहीं आती थी धरा भुआ। नींद आएगी भी कैसे आपको? अच्छा हुआ मुसीबत सर पे से चली गई, नहीं तो सब पागल हो जाते।
बहुत कुछ सहा है राजा ने, मेरे भगवान ने। ये बात मेरे मन को बहुत चुभी है सच। ऐसे लगता था उठे और भाग कर आ जाएं। सच कहें, अच्छा हुआ आप वहां नहीं आई। आपसे वो सब कुछ देखा नहीं जाता। अरे वैसे तो मैं भेड़िए को भी एक लकड़ी से उल्टा कर सकती हूँ, परंतु जहाँ बात महाराज की आती है वहाँ मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। अच्छा बताइए, इस समय उनके साथ कौन है? छोटी माताश्री। वो हैं तो उनका ख्याल अच्छे से रखेंगी। नहीं, लेकिन हमने कहा उनसे कि जल्द से जल्द उन्हें महाराज को किले पर लेकर आना चाहिए। मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी होगी ना, बहुत ही भागदौड़ हो गई होगी। लेकिन धरा भुआ, इतनी भागदौड़ करने का क्या फायदा? आखिर में बदनामी तो सहनी ही पड़ी ना। हाँ, ये बात मैंने सुनी है। हाजी मेरे बेटे हैं ही वैसे, इसलिए कुछ अच्छा होते हुए लोग नहीं देख सकते। आप ध्यान मत दीजिए। नहीं धरा भुआ, अब इन सभी बातों पर हमेशा के लिए रोक लगानी होगी। टहनी से टहनी घिसकर जंगलों में आग लग जाती है, पर बोलने वाले कहते हैं कि युवराज की आंखों की आग है। एक बड़ा सा तूफान आ जाता है, पर कहने वाले कहते हैं कि युवराज ने जोर से सांस छोड़ी है। बहू रानी, आपके पति हैं ही वैसे, जहाँ पैर रखेंगे वहाँ पानी निकल आएगा। चलिए आप जल्दी से नहा लीजिए, चलिए। माना जी, अब आप थोड़ा खा लीजिए। जब तक महाराज को स्वस्थ नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा। और अगर आपको कुछ हो गया तो? एक सैनिक कम होगा, लेकिन मेरा प्रण पूरा होगा। ज्योतिया जी, माना जी को गुड़ पानी दे दीजिए। जी युवराज, लाता हूं। युवराज, मुंबई टापू से अंग्रेजों का खलीता आया है। किस बारे में सोच रहे हैं पंजी? ऐसा लगता है युवराज कहीं हम पर ही तो शक नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, युवराज वैसे नहीं है। आपका कहा सच हो। कैसे है नाना जी पंजी, यहाँ दूसरा तीसरा कोई ना होकर स्वयं महाराज जी की जान को खतरा है ना, इसलिए युवराज जी डर गए। किले के दरवाजे बंद करा दिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। कुछ भी गलत नहीं किया उन्होंने, उचित ही किया है। लेकिन खबरें तो बाहर निकल ही गई ना। अंग्रेज, मुगल, सिद्दी, उन्हें वो मालूम हुआ जिसकी जरूरत नहीं थी। कुछ समय पहले अंग्रेजों की सांत्वना का खत भी आया था। हम तो वही कह रहे हैं, आखिर हासिल क्या हुआ? पर पंजी, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ तो जरूर होगा। हम तो नहीं जानते, हम बस एक चीज जानते हैं, महाराज के चरणों की सेवा। अजय हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। और उनके लिए जान देने में ही हमारे जीवन का मतलब है। कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि महाराज ने हमारी अपार मेहनत देखी है। और परिश्रम भी, और वो भी सबका। अजय पूरी जिंदगी मैंने स्वराज्य पर न्यौछावर की है, तो फिर मैं युवराज ने किया हुआ अपमान कैसे सह सकता हूँ? नहीं नहीं, अब सातारा के किले पर लोगों का दिल दुखा, वो लोग राई का पहाड़ क्यों नहीं करेंगे? आपकी बातों में सच्चाई तो है। अब दूसरा और कोई भी काम नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है, मांगी हुई मन्नत को पूरा करना। हमें तो लगता है कि तुलजापुर जाना चाहिए, पंढरपुर जाना चाहिए। नियोजन कर लीजिए। आप भी चलेंगे ना हमारे साथ? युवराज, आप दुखी क्यों हैं? दुखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। युवराज, अफवाहों के बोझ को यहाँ तक क्यों लेकर आए हैं आप? वहीं छोड़कर आना चाहिए था ना। एक बात बताइए, क्या महाराज भी अब तक उन अफवाहों के बारे में सोच रहे हैं? युवरागी। युवराज, महाराज ने खुद कहा था कि आज छत्रपति सिर्फ आप ही की वजह से जीवित हैं। यीशु पिताश्री ने जो कहा वो 4 दीवारों के अंदर कहा।
परंतु अफवाहों की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। ये देखिए। क्या खलीता? अंग्रेज टोपीकर का खलीता आया है। उन्होंने लिखा है, महारानी छत्रपति शिवाजी राजा का देहांत हुआ, इस बात का हमें बहुत दुख है। युवराज शंभू ने राज्य के लोभ में अपने महान पिता पर जहर देने का प्रयास किया। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। इसके आगे से आप सावधान रहिए। हमारा दोस्ती का हाथ हमेशा आपके साथ रहेगा। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है यीशु? कैसी बेइज्जती? ऐसी बातों पर हम जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और आप भी मत दीजिए। ये आपकी बात हुई यीशु। हमें पता है समाज कैसा है। एक बात बार बार समाज के मन में फैला दी गई ना, तो झूठी बातें भी सच लगने लगती है। युवराज, आप कैसे हैं ये सारी प्रजा अच्छे से जानती है। गोदावरी के समय पर भी आपको ऐसी ही साजिश में फंसाया गया था, याद है ना आपको? पर क्या हुआ? रायगढ़ पर उड़ाया हुआ गुलाल आज भी किसी न किसी जगह पर देखने को मिल ही जाता है। ये भी वैसा ही है। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, इसकी जड़ तक पहुंचिए। उस जड़ तक तो हम जाएंगे ही, पर यीशु ये कलंक हमें जीवन भर कांटों की तरह चुभता रहेगा। युवराज, आप ऐसा मत कहिए। यीशु, हम सबके साथ इतने अच्छे से रहते हैं, फिर भी हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पवित्र रायगढ़ किले पर भी ऐसे लोग हैं सच में? पवित्र तो अयोध्या भी थी, प्रभु रामचंद्र की अयोध्या, साक्षात भगवान की अयोध्या। पर दाग लगाने वाले तो वहां भी थे। वो धोबी जिसका काम वस्त्र साफ करना है, उसी धोबी ने एक पल में प्रभु रामचंद्र के चरित्र रूपी वस्त्र पर दाग लगा दिया। अयोध्या नगरी की खुशियों पर दाग लगा दिया। लगाया ना? हाँ, पर यीशु, एक बात आप ध्यान में रखिए, कलंक के बिना चंद्र और निंदक के बिना रामचंद्र अधूरे हैं। और आप तो साक्षात छत्रपति के पुत्र हैं। कितने निंदक आपके आसपास घूमते होंगे, अवसर की तलाश में रहते होंगे कि बस एक बार उन्हें अवसर मिल जाए और वो आपको मुसीबत में डाल दें। यही तो हमें नहीं चाहिए यीशु। परंतु एक बात का आप ध्यान दीजिए, यही कलंक आपके सामने झुक जाते हैं, यही कलंक आपके चरणों में गिर जाते हैं, यही कलंक आपके सामने गरीब बन जाते हैं। और अगर कलंक लग भी गया तो क्या हो गया? चंद्र रामचंद्र पर भी तो कलंक है, पर यही उनकी मर्यादा है। युवराज, सूर्य पर कोई कलंक दिखता ही नहीं है और आप सूर्य हैं। सूर्य का तेजस्वी तत्व है आपके अंदर, इसलिए आप ऐसी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यीशु, आपके शब्दों से हमारे अंदर बसे हुए अफवाहों के जहर को उतारा मिल गया। आपकी बातें हमारे लिए संजीवनी है। आपके जैसी सखी हमें मिल गई, ये हमारा सौभाग्य है। युवराज, ये सारे खत तब के हैं जब आप रायगढ़ पर नहीं थे, और इसमें सिद्धि, फिरंगी और भागानगर से आए हुए खत हैं, आप जब नहीं थे तब के। ये खत हम किले पर नहीं थे तब आया था? जी युवराज, अंग्रेजों का खत है। जब ये खत आया था तब दरबार में कौन कौन था? दरबार में उस दिन हमेशा की तरह बालाजी चिटनीस, राहुजी पंत, अन्नाजी पंत और पेशवा मोरो पंत सब हाजिर थे। और ये खत लेकर कौन आया था? सुरनीस अन्नाजी पंत का आदमी था और नीचे पासाड़ में अंग्रेजों का आदमी खड़ा था। सुरनीस जी के मुंशी ने खत किसके पास दिया? अन्नाजी पंत के पास। देना किसे चाहिए था? चिटनीस के पास। फिर दिया उन्होंने? नहीं। ये पत्र सुरनीस ने सचिव को कब दिया? वो नहीं जानता, शायद दिया होगा तुरंत ही। मतलब आपको पक्का नहीं पता है? नहीं युवराज। ठीक है, जाइए आप। युवराज, माफ कीजिए, नहीं मतलब मुझसे कोई गलती हुई क्या? देखिए, आप निश्चिंत रहिए।
तुर्निस, अनाजी पंत और मोरोपंत पेशवा को हमने बुलाया है, ऐसा संदेश दे दीजिए। जी। इस सारी उथल पुथल में हमारा एक जटिल प्रश्न हल हो गया है। कौन सा सवाल? भविष्य में राजा आमतौर पर कौन हो सकता है, वही वो प्रश्न था। हल हुआ ना ये प्रश्न? और वो कैसे? युवराज की बदनामी हुई। आपको लगता है बदनामी हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस मामले में उनका बहुत अच्छा नाम हुआ। अजय कैसे नाम हुआ कह रहे हैं? खत खलीतों में नाम ऊंचा हुआ या बदनामी हुई? खत खलीते तो ठीक है, परंतु प्रजा में तो यही बात फैली है कि वासुटों के जंगलों से दवा उन्होंने मंगाई है। अजय मोरोपंत, युवराज ने पिता को मारने की कोशिश की थी, पर प्रजा तो उनके गुणगान गा रही है। कह रहे हैं कि जन्मदाता के प्राण बचाए थे उन्होंने, और छत्रपति जी ने भी सातारा के किले की बात स्वीकार की है। अजय किले की बातें कृष्णा वेन्ना पार करके आगे नहीं जा पाएंगी, उसी का फायदा उठाएंगे। परंतु इसमें जोखिम है। हमें अगर परेशानी से मुक्त होना है तो ये करना ही होगा। मुझे तो लगता है पंजी, अब हमें ये लड़ाई रोक देनी चाहिए। सच कहें तो हम तो युवराज के पैरों की धूल भी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ भूल जाइए आप ये सब। क्या भूल जाएं? द्रव्य चोर कहा उन्होंने वो भूल जाऊं? या मैं झूठा मंत्री हूँ ये कहा हुआ भूल जाऊं? या हमारे निर्णय बदल देते हैं वो भूल जाऊं? या कर्म कांड पर आघात करते हैं वो भूल जाऊं? या धर्म में की हुई दखलंदाजी भूल जाऊं? या मेरा गोदावरी के समय हुआ अपमान भूल जाऊं? नहीं, अब मिला हुआ मौका नहीं छोड़ूंगा। पंत, आपको और मोरोपंत को युवराज ने बुलाया है। ये खत पढ़ा आपने? अंग्रेजों का है, पढ़ा तो होगा ही। इसमें दुख व्यक्त किया गया है। इसमें लिखा गया है कि महाराज का देहांत हुआ है और इसमें हमारा लोभ है, हमने विष प्रयोग किया, ऐसा लिखा गया है। सिद्धि से मुगलों ने भी इस तरह के खत भेजे हैं हमें। खत आए हैं ना? जी हाँ, आए हैं, परंतु फिर मोरोपंत स्वराज्य में किसी भी मंत्री ने ऐसे खतों का विरोध किया? विरोध करना चाहिए था, परंतु किया गया नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि इन बातों पर आपकी भी सहमति है। उसका दूसरा अर्थ ऐसा भी निकलता है कि अंग्रेजों को जो लगता है वही हमें भी लगता है। नहीं नहीं युवराज। अनाजी पंत, हमारा छोड़ दीजिए। इन सब बातों से महाराज को नीचा दिखाया जाता है, ऐसा नहीं लगता आपको? और अनाजी पंत, ये सारी अफवाहें जहां से जन्म लेती हैं, उसका भी काफी अंदाजा आ गया है हमें। आप मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे ना? जो समझना है वो आप समझ लीजिए। माफ कीजिए युवराज, लेकिन अगर आप हर बात में मुझे दोष देने वाले होंगे तो वो मैं नहीं सह सकता। अनाजी पंत, हमने तो आपका नाम भी नहीं लिया, फिर भी आपको गुस्सा आ गया। आपका नाम लिया जाएगा इसका बुरा लग रहा है ना आपको? और इन खलीतों में तो हमारे बारे में स्पष्ट लिखा गया है। हमें कैसा महसूस हो रहा होगा? हाँ युवराज, पीड़ा तो होगी ना। मोरोपंत, या अंग्रेजों को लगता है कि सिंहासन के लिए हमने ये विष प्रयोग किया। कैसे पता चला अंग्रेजों को? उन्हें हमारी भाषा आती है क्या? अंग्रेज कभी रायगढ़ किले पर नजर उठाते हैं? फिर उन्हें कैसे अंदाजा आया कि हमने विष प्रयोग किया है? इसका अर्थ यह है कि किसी ने उन्हें बताया है, हमारे लोगों ने उन्हें बताया और फिर उन्होंने ये सब लिखा है। हम आपको नम्रता पूर्वक बता रहे हैं, अगर ये गलती से हो रहा है तो इसी वक्त रोक दीजिए। अनाजी पंत, परसों उस मावला को अजिंक्य तारा पर मार रहे थे ना आप? जी हाँ, वो आपके खिलाफ बोल रहा था इसलिए। पर वो तो आपका ही सेवक था। वही तो सह नहीं पाया। पर लोग तो कहते हैं कि मैं मारने का दिखावा करता हूँ, रोने का दिखावा करता हूँ, ये सब तो एक नाटक है।
मतलब हमारी हर बात में आपको गलती दिखती है। अनाजी पंत, हम इस दौलत के और इस स्वराज्य के वारिस हैं, ये बात ध्यान में रखिए आप। लेकिन युवराज, हम भी मंत्री हैं। आप जिस स्वराज्य के वारिस हैं वो खड़ा करने में हमारा भी गिलहरी से थोड़ा ज्यादा ही योगदान है। महाराज ने हमें अपनाया हमारी गुणवत्ता देखकर ही ना। लेकिन वो गुणवत्ता आखिर तक रही तो ही उसका उपयोग होगा। उसमें अगर कोई बाधा आ जाती है तो उसका क्या फायदा? कौन किसका कब फायदा उठा ले, कौन कहां पर गलत बर्ताव करे, ये समझने की उम्र हो चुकी है हमारी, और उसी बात से हमें तकलीफ होती है। युवराज जी, एक विनती है, ऐसी छोटी छोटी बातों से मन अशांत मत कीजिएगा। आपको आगे जाकर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उठानी है। इसलिए हम भी आपसे एक मनपूर्वक निवेदन करते हैं, हमारी सहनशीलता का अंत ना देखिए। हम अच्छों के साथ अच्छे हैं और बुरों के साथ बुरे। शायद महाराज आपके बर्ताव को नजरअंदाज कर ले, लेकिन हम नहीं। हमसे अगर वो उम्मीद रखोगे तो अटक जाओगे। अगला समय कठिन है। ये विष चढ़ने से पहले उतारने का बंदोबस्त करना होगा। आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का आगमन हो रहा है। इसकी दखल 18 कारखाने, 12 महल ले ले। ये सुरानी, ये सुरानी, आप यहाँ हैं? हम भी बस यही पूछने आए थे कि महाराज राजगढ़ में कब पधार रहे हैं। आपने अभी सुना नहीं? महाराज आ रहे हैं आजगढ़ पर। हाँ, अभी सुना हमने। आएंगे आएंगे करके कितने दिन गुजर गए। अब हमारा मन और किसी चीज में नहीं लगेगा। अभी तो सारे रायगढ़ की स्थिति ऐसी ही होगी। इतने बड़े संकट काल से बचकर आए हैं महाराज। धराऊ, पुनर्जन्म हुआ है। तुम नहीं थी ना अजिंक्य तारा किले पर? वहाँ महाराज के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई थी। बहुत बुरा हाल हुआ था उनका। महाराज कब ठीक होंगे, बस यही चिंता थी। लेकिन माताश्री, अब तो हमें जबरदस्ती महाराज को आराम कराना होगा। पर वो मुहिम जो आकर सर पर बैठा है, कुतुबशाही की, ना कोई मुहिम होगी और ना कोई युद्ध। हमने तो तय कर लिया है कि अब महाराज को तलवार भी नजर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ऐसा किया तो ही उन्हें आराम मिलेगा। और एक बात माताश्री, गढ़ पर एक हफ्ते के लिए त्योहार मनाएंगे। रोज नए नए पकवान बनवाएंगे। हमारा तो मन है कि हम रोज 1000 लोगों को खाना खिलाएं। हाँ हाँ कीजिए। गरीबों का आशीर्वाद ही काम आया है हमें। हम तो रोज अभिषेक, पूजा और दान धर्म करेंगे। हमें कुछ न कुछ करते ही रहना है ताकि महाराज को मुहिम के बारे में सोचना न पड़े। धरा भुआ, बताइए ना, कब तक आएंगे महाराज गढ़ पर? अब खबर आई है तो आते ही होंगे ना। हम तैयारी कर लेते हैं। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुतला रानी नहीं होती है तो हमें असहाय महसूस होता है। लेकिन माताश्री, अभी इन सब बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें हमारी तैयारी शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। पहले रसोई का कामकाज देखना पड़ेगा। महाराज आते ही कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन माताश्री, क्या करेंगे? आप बाकी की चीजें देखिए, मतलब तोरण बांधिए, रंगोली बनाइए। और धराऊ, जना के साथ और 2 जन को ले लो और महाराज के महल को अच्छे से तैयार करो। जी, आती हूँ।
दादा साहेब, रानू दीदी, सातर से पाताड़ आने तक एक ही बात चल रही थी, दादा महाराज कब मिलेंगे, दादा महाराज कब मिलेंगे। मिल गए ना जी। लेकिन मोटी हो गई हैं। लगता है जादव राव जीजाजी बहुत प्यार करते हैं आपको, है ना? हाँ, तो हम तो हैं ही प्यारे। अब आप भी तो करते हो ना हमारे भाभी से प्यार। देखो कैसे शर्मा गए। चलो। हाँ। रानी माँ, हम आ गए हैं, आपके शिव बा। मौत के मुंह में चले गए थे हम, लेकिन आपके प्यारे शंभू राजे ने हमें बचा लिया। रानी माँ, आपको बताऊं, शंभू राजे ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने हमारे लिए बहुत भाग दौड़ की है, न कभी पीछे हुए न कभी रुके। मौत के दरवाजे से वापस लाए हैं हमारे शंभू राजा हमें, और तब जाकर शांत हुए हैं। वैसे वो बहुत ही जिद्दी और बहादुर हैं। हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने सिर्फ हमारा फर्ज निभाया। और निभाया हुआ फर्ज रानी माँ को क्यों बता रहे हो? शंभू राजा, हम सब ये रानी माँ को बता रहे हैं क्योंकि हमें आप पर गर्व है। रानी माँ, अब दुनिया में बाप बाप नहीं है, बेटा बेटा नहीं है। बाप ने चिंता से कुछ कहा तो उसे वो उपदेश लगता है। रानी माँ, हमारे शंभू राजा उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ हर एक बेटे को खुद का बाप छोड़कर हर कोई अपना लगता है। लेकिन हमारे शंभू राजा वैसे नहीं हैं। बहुत ही अलग हैं शंभू राजा। उन्हें हम छत्रपति नहीं, दोस्त ज्यादा लगते हैं। इसलिए हमारे लिए उनका दिल बहुत टूटता है। रानी माँ, आज ये सब देखने के लिए आप यहाँ होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन एक बात है, इसके आगे हमें कोई चिंता नहीं है। अब प्रजा की, गढ़ की, किलों की चिंता हमें नहीं, क्योंकि अब शंभू राजा काबिल हो गए हैं। पिताश्री वासुड़ा के जंगल से वैद्य को क्या लेकर आ गए? तुरंत काबिल हो गए। राजापुर में अंग्रेजों से दवा मंगवाई, खलीता खत पकड़े, मुगल को धमकाया, आदिल शाह को चेतावनी दी कि आगे आने पर नुकसान होगा तुम्हारा। ये सब काबिल हो इसीलिए तो हुआ है। पिताश्री, रानी माँ देखिए कौन आए हैं। हमारी 5 चिड़िया में से एक आई है। अब बाकी की भी आ जाएंगी, फिर बहुत चहकना होगा किले पर। आइए। रानी माँ, आशीर्वाद दीजिए। महाराज, माना जी। माना जी। महाराज, महाराज, जब से इनको ये पता चला कि आप बीमार हो, इन्होंने खाना नहीं खाया। माना जी। क्यों, खाना क्यों नहीं खाया? क्या हुआ? कोई तो दूध चावल लेकर आओ। महाराज, आपको देखा, अब कोई चिंता नहीं। लो खाओ। महाराज, खाते समय बात नहीं करते। लो,
और आगे कभी ऐसा नहीं करना। रानो दीदी, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई खत तो भेज देते हमें। या कागज खत्म हो गए ससुराल में, या फिर मुंशी नहीं है क्या ससुराल में? अब से भेजूंगी। कब आपको देखूं यही सोचती थी। हम भी यही सोचते थे। आप महाराज से मिलने के लिए सतर के किले पर आई थी ना, तब से बस हम यही सोच रहे थे कि कब हमारा आपसे मिलना होगा। आज तो हमारा मन भर गया। रुकिए, प्रणाम तो करने दीजिए। अरे रुकिए, रुकिए, आपका मान है, प्रणाम करने दीजिए। ठीक है भाभी जी। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। रानो दीदी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? महल की गद्दी छोड़कर रसोई में? माता श्री ने हमें जिम्मेदारी दी है, कहा है करो। हाँ, लेकिन वहाँ मेरे भाई आ गए महल में। आपको देखा नहीं तो उनका ख्याली पुलाव जलेगा तो नहीं ना? रानो दीदी, अरे पर देखिए ना, वहाँ आपका इंतजार हो रहा है और आप यहाँ। आपके हाथ में कटोरी, बर्तन, चमचे। अच्छा लगता है क्या? रानो दीदी, बस बहुत हुआ मजाक। हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है? आगे से मजाक नहीं। मीठा सा स्वाद। भोसले की सब्जी में मीठा स्वाद। स्वाद बदल गया लगता है। नहीं दीदी, हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? और मुझे? हमारे भाभी का मिठास आया है भोजन में। रानो दीदी, गुस्सा हो गई? हाँ। अरे बाप रे, फिर क्या करे? तलवार निकाले? हाँ। मतलब शंभू भाई पर गुस्सा आया तो वहाँ भी तलवार निकालती हो? निकालते हैं, लेकिन वहाँ कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें देखते ही हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ नहीं आता। हम बताएं क्या आपको? आप बताइए। पक्का? कान में बताते हैं। कान में? रानो दीदी, आप ना रुकिए, रुकिए आप, रुकिए, रुकिए। आज सचमुच हम बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारी इस खुशी को बस किसी की बुरी नजर ना लग जाए। बालराजा, अभी कितने प्रसाद चढ़ाने बाकी है कहा? 3। एक जगदीश्वर, एक शिरकाई और एक तालाब के मंदिर का। चलिए, पिताश्री को भूख लगी होगी, हमारे प्रसाद चढ़ाने के बाद ही सब खाना खाने बैठेंगे। लेकिन जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं भगवान खाते हैं? नहीं। फिर हम प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? बालराजा, कुछ त्योहार हो, घर में पकवान बनाए हो तो पहला निवाला भगवान को, हमारे बुजुर्गों को, गाय बछड़ों को, चींटियों को देते हैं, फिर हम खाते हैं। उससे क्या होता है? होता कुछ नहीं है, पर अपनी खुशी में उनको भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए पहला निवाला उनका। बालराजा, इंसान से सारी सृष्टि को प्यार चाहिए होता है, हमें देना चाहिए। ये प्रसाद चढ़ाना यानी उनका सम्मान करना।
बाल राजा, कितने भगवान बचे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए? 3, और प्रसाद कितने हैं? 2। तो एक प्रसाद कहाँ गया? कहाँ गया? आपको नहीं पता? नहीं। हमें पता है। यहाँ गया ना, यहाँ गया ना। तो हम और क्या करते दादा साहब? चल चल के बहुत भूख लग गई थी, इसलिए खा लिया। आप भाभी को बताइएगा मत, वरना वो गुस्सा करेंगी। नहीं बताएंगे। उल्टा छोटे बच्चे ने प्रसाद खाया ना तो तुरंत भगवान के पास पहुंच जाता है। अब ये दो। चलो अब। आज बहुत दिनों बाद ऐसे सब एक साथ खाने पर बैठे हैं। आप ही को फुर्सत नहीं रहती है। वो तो है, लेकिन अब ऐसा समय निकालना पड़ेगा। भोपला कैसा हुआ है? अच्छा बना है। हमने बनाया है। ऐसा? हमें लगा बहू रानी ने बनाया होगा। हमने? पिताश्री, हमें नहीं आता ये पकवान बनाना। उसके लिए माहिर रसोइया होना चाहिए। और बड़ी रानी साहिबा तो है ही माहिर। कुछ भी। देखा शंभू राजा, उनकी तरफ से ही बोला। वो सच की तरफ से ही बोलती है कि नहीं? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक और भोजन का आयोजन कीजिए और उसमें परिवार के सभी लोग, दामाद जी को भी बुलाइएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मीठा खाना कम ही बनता है। मतलब मांसाहारी? हाँ, उसके बिना खाना ही नहीं बनता। तो फिर वो भी बनाओ। शंभू राजा, समझ गए ना? जी। भोजन एक साथ बैठकर खाने से पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। पिताश्री, परिवार का तो पता नहीं, लेकिन हमारे भाई साहब की स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। क्या हुआ? अब देखिए, भाभी ने तो उनकी थाली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अरे हाँ, सच में शंभू राजा की थाली तो खाली है। मतलब ये है कि भाभी का शंभू भाई की ओर ध्यान ही नहीं है। भाई साहब की देखभाल करने के लिए कोई दूसरा इंसान लाए क्या? सोचते हैं